जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए जो साइंस है। उस साइंस के क्रम में पार्ट टू है ये अपना। पार्ट वन के अंदर अपन ने एक तरह से 50 प्रश्नों का देख लिया था और 50 प्रश्नों के आगे अपन 51 प्रश्न से 51 से आज अपन इसमें पार्ट टू के अंदर देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार है। याद रखना ये प्रश्न कैसे है, आपके सिलेबस के अनुसार है। उसी सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज में मैं तो पूर्ण ज्यादा नहीं कह सकता, तो 20-20 प्रश्न के आसपास आपके सामने लेकर आया। कोई टॉपिक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने थोड़े कम लिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके थोड़े मैंने ज्यादा कर लिए। तो ध्यान रखना आप, ये टॉपिक वाइज है और आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर जो 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं साइंस के, विज्ञान के, दैनिक विज्ञान के, ध्यान रखना ये क्या है, दैनिक विज्ञान है। और इसी दैनिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न है जिसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, एक वीडियो मैंने लगा दिया आगे और उस वीडियो के अंदर मैंने 50 प्रश्न बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो जाकर जरूर देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज अपन इसके आगे के क्रम में सेकेंड पार्ट अपन पूरा करेंगे जिसमें 50 से 51 से 100 प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा। ये 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक पर बेस्ड है और आपके परीक्षा के लेवल के अनुसार ही मैंने ये प्रश्न रखे हैं, क्योंकि मैं ऐसे भी आपके सामने प्रश्न नहीं रखना चाहता जो बहुत हाई लेवल के हो और फिर वो आपको फालतू टाइम वेस्ट करे। इसलिए जो आपका प्रश्न है, जैसे आपके प्रश्न हो सकते हैं ठीक वैसे ही मैं प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं आज अपन पहले प्रश्न की ओर। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी यदि वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आपके सामने जल्दी नोटिफिकेशन के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपन प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपने पास, बर्फ का पिघलना। मैं प्रश्न बोलूंगा उसके बाद में थोड़ा रुकूंगा, फिर ऑप्शन बोलूंगा, फिर वापस रुकूंगा। तब तक अपना प्रश्न पढ़ना और प्रश्न के साथ ऑप्शन पढ़ने का, दोनों का काम आप पूरा कर दीजिएगा। और पहले अपने उत्तर मन में रखिएगा कि इसका उत्तर कौन सा होगा और फिर मैं उसका उत्तर बताऊंगा। ठीक है, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन होता है क्या। एक तो रासायनिक होता है, एक भौतिक होता है। रासायनिक के अंदर क्या है, गुण धर्म में बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना, गुण धर्म बदल जाते हैं। ठीक है, ये अपने कोई थोड़े अवस्था तो बदलती है, अवस्था के साथ साथ क्या होता है, गुण धर्म भी बदल जाता है। भौतिक परिवर्तन परिवर्तन है, उसमें अवस्था तो जरूर बदलती है परंतु गुण धर्म वो के वो रहते हैं, गुण धर्म वो के वो रहते हैं। तो देखिए, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, पानी बनता है। और पानी जब वापस जमता है तो क्या बनता है, बर्फ बनता है। तो अपन कह सकते हैं एक और चीज कि जो भौतिक परिवर्तन है उसको अपन दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। उसको बर्फ में बदल भी सकते हैं और बर्फ से उसको पानी में ला भी सकते हैं। एक चीज और है कि बर्फ को पानी पानी के बाद में उसको वाष्प भी बनाया जा सकता है और वाष्प को भी एक तरह से अपन कहे तो वापस पानी बनाया जा सकता है। वाष्प को स्टोर करते हैं फिर वो भी पानी के रूप में हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा, कहने का तात्पर्य है कि बर्फ का पिघलना यानी कि इसके गुण धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था परिवर्तित हो रही है, उसका जो रासायनिक गुण धर्म है वो परिवर्तन नहीं है। तो किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। ये कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। आपने पहले पढ़ा हुआ इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ प्रश्न उत्तर देखने। दूसरा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? देखिए, लोहे पर जंग लगती है और वो लोहा धीरे धीरे क्या होता है, टूटने लगता है, सड़ने लगता है। सड़ता तो ऐसे फल है तो ये टूटने लगता है और उस टूटे हुए भाग जो लोहा, उसे वापस अपन लोहा बना सकते हैं क्या? नहीं, ध्यान रखना, नहीं बना सकते। जो लोहा होता है वो कठोर होता है परंतु जो लोहा पर जंग लगती है और जो धीरे धीरे खराब होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। यानी अपन कह सकते हैं उसका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उसके गुण धर्मों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने आगे प्रश्न में बताया ठीक वैसे ही वापस अपने को याद रखना है कि इसके गुण धर्म में परिवर्तन होना ही एक तरह से अपन कहे लोहे पर जंग लगता है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है इसमें। आगे चलते हैं, 53 प्रश्न, दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दही दही किससे बनता है, दूध से, है ना। दूध में क्या होता है, कोई भी खट्टी चीज, है ना, या कह सकते हैं दही,
बनती है। दही से वापस अपन दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। दही से अपन क्या बनता है? दही से मक्खन बना सकते हैं। तो मक्खन से क्या अपन वापस दही बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के बाद वो पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं होती है, तो उसको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यदि पुनः वो की वो अवस्था प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं अपन भौतिक परिवर्तन। दही बन रहा है, दूध कैसा था? मीठा था। दही कैसा हो गया? खट्टा हो गया। यानी रासायनिक गुण धर्म, इसके जो नियम थे वो बदल गए, तो दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 54, पानी का उबाल कर भाप बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? पानी का उबाल कर भाप बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया था, चारों ऑप्शन वो के वही है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन और कोई नहीं। तो मैंने बताया था आपको भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पानी के वाष्प से भाप बन रही है, उस भाप से वापस अपन पानी बना सकते हैं। यानी अपन कहे कि भौतिक परिवर्तन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका उत्तर क्या अपने पास? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। 55, मोमबत्ती का पिघलना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोमबत्ती का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? आप चारों ऑप्शन देखिए और फिर अपना उत्तर मन में सोचिए। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या दोनों? मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन होगा, आप बताइए, है ना। तो मैं थोड़ा बताऊं, देखो, मोमबत्ती का पिघलना बोल रहा है इसमें, तो मोमबत्ती जब पिघलती है तो वो भी तो मोम ही होता है ना, वो भी तो मोम ही होता है। उसी मोम को वापस अपन मोमबत्ती में परिवर्तित कर सकते हैं, वापस मोमबत्ती में परिवर्तित कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। परंतु यदि ये प्रश्न दो तीन जगह में अलग अलग घूम कर आता है, तो देखिए, मोमबत्ती का पिघलना बोल रहे हैं तो ये भौतिक परिवर्तन है, ये राइट है अपना उत्तर, भौतिक परिवर्तन। परंतु अब मैं थोड़ा चीज अलग बता देता हूँ। देखिए, मोमबत्ती का यदि जलना आता है, मोमबत्ती का जलना आ रहा है, तो जलता है ना जब, तो जलता है तो ये मोमबत्ती है, ध्यान रखना, ये मोमबत्ती है, ये आग लग रही है इसके ऊपर, तो ये जल रहा है। जल रहा है तो इसके अंदर जो एक धागा होता है, वो धागा क्या है? वो तो जल रहा है, समझ रहे आप? वो धागा जल रहा है। आग बन रही है, आग से एक तरह से अपन धुआं निकल रहा है, उस धुएं से वापस अपन मोमबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, और ये पिघल रहा है, जो यहाँ पर अपना आता है पिघला हुआ बहुत सारा चीज, ये क्या है? ये पिघला हुआ, ये चीज है पिघलना। तो अपन कहे कि जब मोमबत्ती का जलना होता है, जब मोमबत्ती का जलना होता है, तो उसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। उसमें क्या होते हैं? दोनों परिवर्तन होते हैं। समझ रहे आप? कि जलना पूछे तो उसमें दोनों परिवर्तन होंगे, यदि पिघलना पूछे तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि पिघलने के बाद में उस मोमबत्ती को वापस बनाया जा सकता है। परंतु जलने के बाद उस मोमबत्ती को आधी जल जाती है, तो आधा तो वाष्प बनकर या एक तरह से कहते हैं धुआं बनकर ऊपर चली जाती है, और कुछ मोमबत्ती मोमबत्ती वो पिघल कर नीचे रह जाती है। तो अपन कह सकते हैं इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, है ना। आशा करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। पिघलना यानी भौतिक परिवर्तन, जलना यानी कि रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन हो जाते हैं इसमें। ये देखो आगे आगे प्रश्न, है ना। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है ना। मोम हाँ, थोड़ा अलग हो गया। देखो, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन पूछा गया, जिसमें देखिए क्या ऑप्शन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या प्रतिवर्ती परिवर्तन। जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जलना बोल रहे हैं रासायनिक परिवर्तन होगा। जलने के साथ साथ में यदि भौतिक परिवर्तन दोनों हो, तो अपन क्या बोलते हैं? दोनों परिवर्तन इसमें होंगे, है ना। या कह सकते हैं कि जलने में कौन सी प्रक्रिया होती है, ये भी कह सकते हैं, जलने में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो भी आप इसमें उत्तर निकाल सकते हैं। क्योंकि प्रश्न बहुत अलग अलग तरीके के लैंग्वेज के बन के आते हैं, आपको समझना पड़ेगा। प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का फटना, दूध का फटना, दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध का फटना किस प्रकार का परिवर्तन है? मैंने बताया था आपको, दूध से यदि दही बना रहे अपन, दूध से दही बना रहे हैं, तो वापस दही से दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, ध्यान रखना, नहीं बना सकते। जब दूध फट गया है तो सीधी सी बात है, वो फटा है एक तरह से, तो फटने के बाद में क्या होगा उसका? वापस दूध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। यानी नहीं बना सकते, वापस उत्क्रमण या अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो अपन कहेंगे उसको रासायनिक परिवर्तन, उसके गुणधर्म में परिवर्तन हो गया है। नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, और अपन कहे तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नमक का पानी में घुलना किस प्रकार का भौतिक परिवर्तन है क्या? अब बताइए मुझे। भौतिक परिवर्तन है तो है, क्योंकि नमक
को पानी में घोलने के बाद उससे वापस अपन वो नमक प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? उस पानी को वाष्प के द्वारा ऊपर उठाने के बाद में वाष्प बनाने के बाद जो नीचे बचेगा वो क्या है? वो नमक है। नमक वाष्प बनकर ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। यानी कह सकते हैं कि पानी में घुल गया, उसके बाद में उस नमक को वापस प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ये भौतिक परिवर्तन अपने पास आया है। आगे अपन देखते हैं 59, कांच का टूटना। कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? चार ऑप्शन अपने पास हो गए, वही भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, प्रतिवर्ती परिवर्तन या कोई नहीं। कांच का टूट गया, देखो कांच टूट गया, एक कांच है आपके पास, ये कांच है, इस कांच को तोड़ दिया चार भागों में। क्या इस कांच को तोड़ने के बाद वापस ऐसा कैसे कांच नहीं बना सकते? बना सकते, फेविक्विक से चिपका कर, है कि नहीं? तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। आगे देखते हैं 16 नंबर, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? लकड़ी का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? लकड़ी जल रही है, ऊष्मा निकल रही है। देखिए जो भी जलता है उसमें निकलती क्या? ऊष्मा निकलती है, ठीक है। और ऊष्मा जब भी निकलती है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये आपको आंख बंद करके करना है। जब भी ऊष्मा निकलती है वो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो ये कुछ थे जो महत्वपूर्ण थे परिवर्तन के संबंधित प्रश्न, कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, किस किस में क्या क्या होता है, मैंने बहुत ही आपको अच्छी डिटेल में समझाया है। आगे चलते अपन, परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन, अब परावर्तन अपवर्तन आ गए। तो देखिए परावर्तन का नियम क्या है, आपको चारों ऑप्शन देखने। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये नियम पूछ रहे। परावर्तन का नियम आपके अंदर ध्यान रखना, टॉपिक के अंदर परावर्तन के नियम ही लिखे हुए है ना, उनके नियम, परावर्तन व उनके नियम ऐसा टॉपिक में अंदर लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, तो मैंने वैसे ही प्रश्न लिखे। तो देखिए परावर्तन का नियम पहला तो ये सही है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण जितना होगा उतना उतना क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए, ये भी जरूरी है, एक ही तल में होने चाहिए, यानी एक और दो दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही है। आपको ये प्रश्न याद रखना इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर। आगे चलते ही, यदि आपतन कोण 40 है तो परावर्तन कोण कितना होगा? जस्ट मैंने आपको बताया, आपतन कोण इक्वल टू क्या होगा? परावर्तन कोण, यानी 40 है तो ये भी क्या होगा? 40 होगा, ठीक है, याद रखना है। दर्पण कोण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति, दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? दर्पण है, एक कांच है, उस कांच के अंदर क्या होगा? देखिए मैं सामने खड़ा हूं, ये मैं सामने खड़ा हूं इस कांच के, तो इसका प्रतिबिंब मेरे अंदर होगा। ये ओरिजिनल है क्या? ध्यान रखिए, ये कांच के अंदर, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब ओरिजिनल है क्या? नहीं, एक वर्चुअल, आप हटते ही ये हट जाएगा, है ना। तो एक तो हो गया ये आभासी ना, जैसे आप खड़े वैसे वैसे इसमें दिखेगा, यानी कि सीधा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आभासी और सीधा है। दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? आभासी और सीधा। जैसा आप सामने रखोगे वैसा ही इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आभासी व सीधा इसमें इसका आंसर राइट है। 64, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होती है, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो क्या इसमें उत्तर असमान, समान, दोगुनी या आदि ना? समतल दर्पण है, उसमें ध्यान रखना कि जितना आप दूरी पर खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर ये प्रतिबिंब बनेगा, है ना। यदि आप बीच में आपके एक कुर्सी टेबल है तो इसमें भी एक कुर्सी टेबल होगा, तो आप कह सकते हैं समान दूरी होती है। समान दूरी पर समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होती है, ठीक है। दर्पण कोण, दर्पण का कोण 30 डिग्री घुमाने पर, देखिए अच्छा प्रश्न है बहुत ही। दर्पण का कोण 30 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी? दर्पण का कोण 30 डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरण कितना डिग्री घूमेगी? 30 डिग्री घुमाने पर। जब भी ध्यान रखना, जब भी दर्पण का कोण घुमा रहे, यदि 30 डिग्री घुमा रहे, परावर्तित को किरण इससे डबल घूमेगी, 2 इंटू कर दो इसको, हमेशा इसको 2 इंटू कर दो, यानी कि मान लो 50 डिग्री घुमाने का पूछा है तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जब 30 डिग्री पूछा है ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये आपको देखना है, ज्यादा इस टॉपिक के डीप में नहीं जा रहा मैं, आपको सिर्फ प्रश्न हल करने हैं, आपको 4 से 5 प्रश्न उस चतुर्थ श्रेणी के परीक्षा में हल करने, इसलिए मैं उस हिसाब से आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर क्या है अपने पास?
30 डिग्री घुमा रहे तो परावर्तित किरण कितनी घूमेगी, ये सीधी सी बात है, इसको इंटू 2 कर दो, कितना हुआ 60 डिग्री यह घूमेगी, 60 डिग्री तक परावर्तित किरण घूमेगी। ठीक है, आगे अपन प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। अवतल दर्पण कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दर्पण की परावर्तक सतह, दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर हो, ठीक है। दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर है, ओके। परावर्तक सतह समतल हो, ठीक है। परावर्तक सतह सिलेंडराकार हो। इसका आंसर आप देख दीजिए, मैं आपको 2 सेकंड के बाद बताता हूँ। ठीक है, वापस बताओ, अवतल दर्पण पूछा गया, अवतल दर्पण की क्या होता है, ध्यान देना, परावर्तक की जो सतह होती है वो क्या होती है, अंदर होती है, क्या होती है, अंदर होती है। अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर होती है, उसको अपन अवतल दर्पण कहते हैं। बाहर की ओर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं परीक्षा के बाद में जरूर मिलूंगा आपसे और इन प्रश्नों के बारे में जरूर पूछूंगा कि ये प्रश्न पूछे हैं या नहीं पूछे। उत्तल दर्पण का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, ओके। वाहन के रियर व्यू मिरर में, यानी पीछे वाले में, सूर्य की किरणें इकट्ठी करने में, या दंत चिकित्सक के रूप में, बताइए। तो अपन ध्यान रखना कि जो वाहन होता है, गाड़ी होती है, उस गाड़ी के पास में ऐसे पीछे का जो देखने के लिए होता है, ये क्या होता है, ये उत्तल दर्पण होते हैं, ये उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण मतलब दूर की वस्तुओं को, मतलब ये जो आकार है इतना बड़ा, उसको एक छोटे से आकार में दिखा देता है अपने को, यानी अपन कहे कि ये उत्तल दर्पण का काम है कि बहुत बड़ा आकार है उसको छोटे आकार में बताना। ठीक है, और अपन कहे कि अवतल दर्पण का कार्य क्या है, तो अवतल दर्पण का ध्यान रखना कि छोटा आकार उससे बड़ा आकार दिखाना। ध्यान में 2 फर्क है, बड़ा है, ये बड़ा बहुत आकार, उसको छोटे में दिखाना, तो ये उत्तल हो गया, ये हो गया तो ये अवतल हो गया, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। तो अपन कहे कि अपना टॉर्च है, जो टॉर्च वो कौन सी है ना, टॉर्च कौन सी है, तो टॉर्च हो गया अवतल, क्योंकि एक टॉर्च तो छोटी होती है परंतु उसका उजाला कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और कहो गाड़ी की हेडलाइट क्या होती है, गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट छोटी होती है परंतु उसका उजाला बहुत बड़ा होता है, तो ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण होता है, अवतल कांच हो गया, ऐसा अपन याद रख सकते हैं। एक मिरर होता है, उस मिरर में भी अलग अलग बनावट होती है, यानी अपन कहे कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पीछे की दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर भी अपन कह सकते हैं, रियर व्यू मिरर भी कह सकते हैं। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि हमको कहाँ पर 11 12 की साइंस पढ़नी है, पर थोड़ा आपको समझना है कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न पूछे जा सकते हो, और यदि पूछे गए तो फिर आपका क्या होगा, यदि पूछ लिए मान लीजिए तो आप उस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये प्रश्न लेकर आया हूँ, और आपको इतनी आसानी से शॉर्ट विधि बताऊंगा कि आप दिक्कत होगी नहीं, है ना। तो ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है और ये फोकस दूरी इसकी मान लीजिए 20 है, फोकस दूरी 20 है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो वक्रता त्रिज्या इसकी डबल हो जाएगी, ध्यान ना, इसकी डबल हो जाएगी, हमेशा आपको याद रखना वक्रता त्रिज्या इसकी डबल हो जाएगी, यानी अपन कहते हो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आंसर है इसका। बस इतना तो सरल प्रश्न है, बस पढ़ने में आपको हार्ड लग सकता है। ठीक है, 69 है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसे क्या कहते हैं, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन, नियमित परावर्तन, अपवर्तन, बोलिए क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, चिकनी सतह है, ये मान लीजिए चिकनी सतह से टकरा रही है कोई प्रकाश की किरण, उसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, उसको क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन है मतलब इसमें कोई भी नया रूल्स या इधर उधर नहीं होगा, जो परावर्तन नियमित हो रहा है लगातार वो का वो परावर्तन वापस इसमें होता रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराते है उसको नियमित परावर्तन बोलते हैं, नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर परावर्तित तो वो होती रहेगी। ठीक है, चिकनी सतह याद रखना अपने को। हाँ, सूर्य घड़ी है ना, सन डायल सूर्य घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सूर्य घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अपन कह सकते हैं सूर्य घड़ी है और वो किस पर करती है, परावर्तन पर, अपवर्तन पर, छाया निर्माण पर या विवर्तन पर। ध्यान रखना, सूर्य घड़ी छाया निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करती है,
छाया निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा में आने लायक है, तो आ सकता है। छाया निर्माण के सिद्धांत पर कार्य करती है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न तो हमने देखे हुए, मैं ये कहूँ कि ये प्रश्न तो देख रखे, परंतु मान लीजिए कोई 2-4 प्रश्न भी यदि उसमें ऐसे आए जो आपने नहीं देखे और आपके परीक्षा में आ गए, तो आधे घंटे में आपका कोई बिगड़ने वाला नहीं है। आधे घंटे में यदि आपने ये वीडियो देख भी लिया है, तो आपके यदि एक प्रश्न भी फायदेमंद हो रहा है, तो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आप एक प्रश्न सही करते ही लाखों लोगों से आगे जाओगे, है ना। तो अपने एक एक प्रश्न की वैल्यू है यहाँ पर, और एक एक प्रश्न अपने को सही करना है। जी, चलिए चलते हैं आगे प्रश्न। वंशानुक्रम का अध्ययन किसे कहते हैं? वंशानुक्रम का अध्ययन क्या कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो वंशानुक्रम का अध्ययन किसे बोलते हैं? आनुवंशिकी को बोलते हैं। ठीक है, आनुवंशिकी को वंशानुक्रम का अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? देखो, वंशानुक्रम की इकाई वैसे सब है, पर इसमें मूल इकाई पूछा, और मूल इकाई ध्यान रखना जीन होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है। जीन होती है जो सबसे छोटी इकाई होती है। तो वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है? जीन है। 73 प्रश्न, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की? द्विहेलिक्स मतलब द्विकुंडली नुमा, है ना, जिसमें 2 कुंडली थी, आपने देखी होगी। 2 कुंडली ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे ऐसे 2 कुंडली, ये डीएनए की एक तरह से संरचना है। वो थी वॉटसन और क्रिक के द्वारा, वॉटसन और क्रिक के द्वारा खोज की गई, उनका द्वारा आविष्कार किया गया। F1PD, F1PD में जो लक्षण प्रकट होता है उसे क्या कहा जाता है? F1PD के जो लक्षण होते हैं वो प्रधान लक्षण होते हैं। ध्यान में कौन से होते हैं? प्रधान लक्षण होते हैं। ठीक है, तो प्रधान लक्षण है, यानी कि इसका आंसर क्या है? प्रधान लक्षण F1PD के लक्षण प्रकट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े टेक्निकल बेस। F1PD में जो लक्षण प्रकट होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रधान लक्षण कहते हैं। जब किसी लक्षण के लिए दोनों एलील समान हो, यानी कि गुणधर्म समान हो, उस अवस्था में उसे क्या कहते हैं? उसको समजात लक्षण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समजात लक्षण बोलते हैं। समजात लक्षण उसको बोला जाता है, दोनों के एलील समान है तो। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? गुणसूत्र किससे बने होते हैं या गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो गुणसूत्र का निर्माण डीएनए और प्रोटीन के संगठन से, एक तरह से दोनों के मिश्रण से बनता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, या दोनों के मिलकर बनता है गुणसूत्र। म्यूटेशन का अर्थ क्या है? देखिए, म्यूटेशन ये एक तरह से क्या बोले अपन कि आपके टॉपिक के अंदर क्या आनुवंशिकी की शब्दावली है, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली है, ये ध्यान रखना, है ना। आनुवंशिकी की शब्दावली, और शब्दावली के अंदर ही ये सब प्रश्न आते हैं। आप कहेंगे तो मैं एक बार शब्दावली अलग से पूरी लिखवा दूंगा, जिसमें कम से कम 30-40 शब्दावली है आनुवंशिकी से संबंधित। म्यूटेशन का अर्थ क्या है? म्यूटेशन में ध्यान रखना अचानक परिवर्तन होता है। म्यूटेशन का अर्थ एक बार ध्यान रखना अचानक। अब अचानक क्या होता है? परिवर्तन किस में होता है? डीएनए और जीन में होता है। तो आप कह सकते हैं डीएनए या जीन में अचानक परिवर्तन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी शब्दावली के अंदर आता है म्यूटेशन। जीनोम क्या है? देखिए, ये भी शब्दावली का भाग है। जीनोम क्या है? जीनोम यानी जीन का संपूर्ण गुणसूत्रों का समूह, है ना। संपूर्ण गुणसूत्रों का समूह, इसको क्या बोलते हैं अपन? जीनोम बोलते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं? जीनोम बोला जाता है, उसको जीनोम कहा जाता है। किसी जीव के आनुवंशिक संगठन, किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को क्या कहा जाता है? किसी जीव के आनुवंशिक संगठन को अपन जीनोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। ये कुछ थे आनुवंशिकी से संबंधित प्रश्न। मैं अलग से आपके सामने शब्दावली भी लेकर आऊंगा अगले वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न के बाद में क्या बोलेंगे अपन? शब्दावली पढ़ेंगे कि क्या क्या शब्द के द्वारा किसको क्या क्या उनको कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है, वो भी अपन जानेंगे। चलिए आगे प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी? अब थोड़ी केमिस्ट्री के प्रश्न है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ध्यान रखना, लिथियम है। लिथियम धातु है सबसे हल्की धातु। कौन सी है? लिथियम है ना। बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी? बिजली की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? चांदी, सिल्वर। ध्यान रखना, सिल्वर के अंदर सबसे सर्वाधिक बिजली का गमन होता है। यदि आप तांबा मत करना, हाँ, तांबा सर्वाधिक उपयोग में होने वाली धातु है, ध्यान रखना। ये भी तांबा सर्वाधिक उपयोग में होने वाली धातु है। ये धातु में से ऐसे ही प्रश्न आते हैं, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, पारा, मरकरी किस प्रकार की धातु है? पारा किस प्रकार की धातु है? पारा, ध्यान रखना, पारा अपने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव अवस्था में
होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो पारा द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक होती है? कौन सी अधातु पूछा, देखो उसमें क्या था अभी, धातु थी, ये बोल रहा कौन सी अधातु है जो बिजली की अच्छी चालक होती है? अधातु एकमात्र है ग्रेफाइट, कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, और वही है जो अधातु होती है और बिजली की अच्छी चालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु पानी पर तैर सकती है? कौन सी धातु पानी पर तैर सकती है? ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न है बहुत ही, धातु के बारे में कुछ गुणधर्म के बारे में पूछे जाते हैं। तो लिथियम है जो धातु है जो पानी पर तैर सकती है, पानी पर तैरने जितना भी उसमें गुण पाया जाता है, तो लिथियम इसका राइट आंसर है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है? तो अपन क्या क्या बोलेंगे अपन इसको? स्टार्ट। स्टेनलेस स्टील, लोहा, कार्बन, निकल, क्रोमियम, तांबा और जिंक, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, क्या इसका उत्तर होगा? आप बताइए इसका। तो ध्यान रखना, इसमें लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम, ये चार धातु मिली जाती है और चारों मिलकर स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। एक तरह से अपन कहेंगे सिक्के बनते हैं इसके ना, सिक्के बनते हैं। तो लोहा, कार्बन, निकल और क्रोमियम चारों मिलकर स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु बनती है। नेक्स्ट प्रश्न, पानी H2O किस प्रकार का यौगिक है? H2O किस प्रकार का यौगिक है? पानी H2O किस प्रकार का यौगिक है? ध्यान रखना, इसमें दो गुण मिल रहे, अलग अलग धातु मिल रही है, अलग अलग रासायनिक यौगिक मिल रहे, तो इसको बोलेंगे सहसंयोजक ना, सहसंयोजक यौगिक है। खुद अपने आप इसको मिल रहे, दोनों का अस्तित्व अलग अलग भी होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्या पानी बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। सामान्य नमक, कॉमन सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही सरल है, सबको पता है, NaCl ना, NaCl, ठीक है। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड सामान्य नमक का सूत्र है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट, KCl, ये सब अपने को याद रखना, प्रश्न वेरी वेरी पूछे जाते हैं। ये दूसरे भी अपने को याद रखने, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो लाइक करिए। स्टार्ट। नेक्स्ट प्रश्न, हीलियम गैस का प्रमुख उपयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ होता है? हीलियम गैस का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? हीलियम गैस का प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? हीलियम, हीलियम गैस है, ध्यान रखना, हीलियम गैस का प्रमुख उपयोग होता है गुब्बारे भरने में। गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है ताकि वो हवा में उठे रहे, ताकि वो लंबे समय तक वो हवा में, एक तरह से अपन कहे कि हवा जो होती है वो गुब्बारे में भरी रहे, इसलिए अपन इसको, इसके अंदर क्या भरते हैं? हीलियम गैस भरते हैं। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं अपन क्या? चूना पत्थर, CaCO3। किस धातु को मानव मित्र धातु कहा जाता है? बोलिए, अच्छा प्रश्न है। किस धातु को मानव मित्र धातु कहा जाता है? मानव मित्र धातु, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, टीन, बताइए। मानव मित्र है ना, मानव मित्र क्यों बोलेंगे? क्योंकि सर्वाधिक मानवों के आसपास है, यानी कि एक तरह से तांबा, तांबा को क्या बोलते हैं? मानव मित्र धातु बोलते हैं। तांबा हर जगह यूज होता है, पूरे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तांबे का यूज होता है, इसलिए मानव मित्र धातु कहा गया इसको है। माचिस की तीली में कौन सा धातु प्रयोग होता है? माचिस की तीली है, उसमें कौन सा अधातु प्रयोग होता है? और फास्फोरस क्या है? फास्फोरस एक अधातु है, फास्फोरस क्या है? एक अधातु, अधातु का उपयोग कहाँ किया जाता है? माचिस की तीली के अंदर किया जाता है फास्फोरस का उपयोग। स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टील, ध्यान रखना, लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा व कार्बन का मिश्र धातु है। स्टील लोहा व कार्बन का मिश्र धातु है। तांबा, जिंक, सोना, चांदी, टीन, कॉपर, ये सब अलग है। लाल फास्फोरस, फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग पटाखे बनाने में, माचिस बनाने में, कांच बनाने में, उर्वरक बनाने में। आप बताइए, लाल फास्फोरस का उपयोग, माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। देखा आपने कभी माचिस की तीली लाल भी होती है? तो बोले क्या, लाल फास्फोरस माचिस बनाने में उपयोग होता है। पीतल, ब्रास किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? आपको पता होगा, यदि आपने अभी तक चतुर्थ श्रेणी की तैयारी अच्छी तरह से की है, तो तांबा और जिंक है,
तांबा व जिंक है उसका मिश्र धातु क्या है, उस दोनों से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है, यानी पीतल इन दोनों का मिश्र धातु है, तांबा व जिंक। चूना पानी का रासायनिक नाम, चूना पानी का रासायनिक नाम, चूना पानी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कैसे प्रश्न बने मैंने, पहले इतनी देर वो बना रहा था, अब थोड़े इसको चेंज कर दिए कि कभी आपको सूत्र न पूछकर आपको डायरेक्ट नाम पूछ ले तो आप कैसे करेंगे। तो अपन कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, चूना पानी का रासायनिक नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे नेक्स्ट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, खाने का सोडा, खाने का सोडा तो NaHCO3, NaHCO3 खाने का सोडा कहलाता है, ठीक है, NaHCO3। हास्य गैस, लाफिंग गैस, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे मैंने लिए हैं आपके लिए, आप एक बार इनको जरूर अपने आंखों के सामने से निकालें। 2 गुना के अंदर भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा हो तो आप 2 गुना के अंदर भी देख सकते हैं। हास्य गैस, लाफिंग गैस कौन सी है, लाफिंग गैस मतलब ये गैस यदि अपने आसपास होती है तो आप हंसने लग जाते हैं, N2O, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो N2O लाफिंग गैस कहलाती है। लोहे पर जंग किसके कारण लगती है, लोहे पर जंग किसके कारण लगता है, ठीक है, ये देखो प्रश्न, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें पूछा है लोहे पर जंग किस कारण लगती है, तो जानना ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के साथ नमी होती है, दोनों मिलते हैं, नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे पर जंग लगती है। ये कारण पूछा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो आप याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि लोहे पर जंग किसके कारण लगती है, तो ऑक्सीजन और नमी के कारण लगती है। ये थे अपने पास सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में 100 प्रश्न, 100 तक गए अपन ना, 100 प्रश्न नहीं, एक तरह से 50 प्रश्न ही है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बहुत कम छोटा छोटा बने वो अच्छा रहेगा, अपने बहुत बड़ा वीडियो देखते ही आप फिर डर जाते हैं, इतना बड़ा वीडियो देख नहीं पाते, तो 50-50 प्रश्नों के लिए लेकर आया हूँ, और भी मैं इसके सामने 4 से 5 वीडियो और लेके आऊंगा इसके साइंस के, ताकि आपके सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो सके। तो पार्ट 2 अपना कंप्लीट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी भेजिए ये चैनल, और इस चैनल पर मैंने 2 टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं, चतुर्थ श्रेणी के वो टेस्ट पेपर भी देखे, ताकि आपको प्रश्न का थोड़ा अंदाजा लग सके कि कैसे कैसे प्रश्न अपने आ सकते हैं, कैसे आप उसके उत्तर कर सकते हैं। मैंने मैथ्स करवाई है, पूरी चतुर्थ श्रेणी की मैथ्स करवाई है, 2-3 टॉपिक बाकी है, वो भी मैं आज या कल में पूरे करवा दूंगा, तो आप चतुर्थ श्रेणी के मैथ्स को देखना है, और इस मैथ्स के अंदर ध्यान रखना, इस मैथ्स के अंदर वो ही मेथड रखे जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। तो आप जरूर देखें इस प्रश्नों को, इस टॉपिक को जरूर देखें, इस चतुर्थ श्रेणी के वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद।